guys, very warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy, and we are going to proceed in our today's perspective tucker, that is hot topic for the day. And today's topic is with regard to a very interesting book written by a very renowned artist, writer, or you can even call him the historian, known as William Manchester. He wrote a book with regard to the medieval ages and with regard to the modern ages as well. The title is very sarcastic, full of irony, and yes, full of mockery as well when it comes to the understanding of the present humanitarian issues, and apart from that, its comparison with the existing ages known as the dark ages, or the ages which were there into the medieval times, right? So the title of the book is something like this, that in a world lit only by fire. So guys, you can understand how much sarcastic statement it is. In a world lit only by fire. See, the historian or writer who wrote the book, once again the name is William Manchester, is someone who has gained a very good name or a propounded personality in the field of research with regard to the history, and yes, with regard to the social sciences as well. He is considered as one of those social engineers. और इसी सोशल इंजीनियर ने, अगर आप देखो तो टाइटल का पूरा ध्यान रखते हुए, ओके, कि कितना बेहतरीन टाइटल हो सकता है, इसका पूरा ध्यान रखते हुए इन अ वर्ल्ड लिट ओनली बाय फायर के नाम से स्टेटमेंट दिया. सो ये रिलेशन, इनका रिलेशन कहां से है, इस बुक का रिलेशन दरअसल कहां से है? तो इस बुक का रिलेशन है एक मिडिवल हिस्ट्री के चैप्टर से जिसको हम कहते थे डार्क एजेस. इस बुक के मुताबिक, या विलियम मैनचेस्टर की अगर हम बात समझे तो इनके मुताबिक डार्क एजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिडिवल एरा में नहीं हुआ करते थे. ये मिडिवल एरा से निकलकर आज भी हमारी परछाई बने हुए हैं. अगर मिडिवल एरा में हमने डार्क एजेस देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं खत्म हो गया है. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट गिवन बाय वन ऑफ दोज विजडमफुल सोल्स, दैट इज यस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इतिहास दोहराता है खुद को. जब इतिहास चाहे तब. कोई डेडलाइन नहीं है, कोई जो है मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है हिस्ट्री के पास कि अब दोहराएंगे तब दोहराएंगे, राइट? So before entering into the whole concept, let's just first discuss about what do we actually understand by the term dark ages. हिंदी में इसका हम बोलेंगे काला काल, right? Dark ages, what is that? See, इसको ना शुरुआत करने से पहले, इस पूरी स्टोरी को शुरू करने से पहले, I will let you know a joke. Yes, I'm going to recite a joke, guys. So be ready, be prepared for a joke. Joke is something like this. एक बार एक इंसान था, आम इंसान, मिडिवल एजेस की ही कहानी है, और ये बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से. ये इसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक से इसकी अर्निंग्स नहीं हो पा रही थी. मींस ही वाज अंडर एब्सोल्यूट सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. ही थॉट, लेट मी गो एंड मीट माय किंग. मैं अपने बादशाह के पास जाता हूं, अपने राजा के पास जाता हूं और अपनी तकलीफें बताता हूं, तो बादशाह वक्त जो भी हैं वो मेरी मदद करेंगे. ये इंसान किसी तरीके से राजा तक पहुंचता है, तो राजा के दरबार में. राजा उस वक्त ना थोड़े मस्ती के मूड में होते हैं, और उस टाइम राजा इनको देखते ही बोलते हैं कि और गरीब आदमी कैसे आना हुआ हमारे दरबार में, आम इंसान का हमारे दरबार में कैसे आना हुआ. तो बताता है कि जनाब हम बहुत तकलीफ में हैं. राजा कहते हैं कि तकलीफें वगैरह जाने दो, बाद में बात करेंगे, पहले हमें एक जोक सुनाए, जहां पनाह को खुश किया जाए, हमें एक जोक सुनाया जाए, राइट? अब ऐसे में ये इंसान जो पहले से ही परेशान है, ये जोक क्या सुनाएगा? और इसके मुंह से गलती से निकल गया कि जहां पनाह, कैसे बताऊं आपको, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे फंडामेंटल राइट्स मेरे पास नहीं है, मेरे सिविल राइट्स मेरे पास नहीं है, मेरे ह्यूमन राइट्स तक मेरे पास नहीं है, मैं कहां जाऊं? और ये लाइन सुनकर राजा और राजा के जितने दरबारी हुआ करते थे, जितने भी कोर्टमैन या नोबल्स हुआ करते थे, वो सब हंसने लगे कि वाओ, व्हाट अ जोक, ब्रिलियंट, वंडरफुल, तालियां. एक आम इंसान बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, सिविल राइट्स डिमांड कर रहा है, ह्यूमन राइट्स डिमांड कर रहा है. इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? देयर कैन बी नथिंग मोर ऑफ अ गुड जोक देन दिस, राइट? सो दिस इज व्हाट द किंग replied when a common man went to him for the sake of
his grievance redressal. The king and the nobles, the courtmen, while hearing the terms fundamental rights, civil rights, human rights, natural rights, they started laughing. What a wonderful joke you have opted out, right? This was Dark Ages, exactly. अब डार्क एजेस एक्चुअली में हम बात करें तो कहां इसका जो है शुरुआत होती है, कैसे बोलते हैं इसको? सो इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन 13th century and onwards till the time we saw the total overdose revolution known as Renaissance, popularly known as Renaissance, or even in Hindi we called it पुनर्जागरण या rebirth. Okay, see, डार्क एजेस का जो टर्म है इसकी शुरुआत होती है यूरोप में, स्पेसिफिकली इटली के अंदर. ओके, अब डार्क एजेस क्यों था, उस पर आपने जोक तो सुन लिया है, आइए फैक्ट्स में डील करते हैं. It was absolutely the definition dark age because of these XYZ conditions which we are going to discuss as of now. Okay, the first one was the establishment of the dual government. Dual government मतलब यहां पर क्या होता है? पहली सरकार तो है राजा या राजा का दरबार, the king, the kingsmen, the court of the king. और दूसरी सरकार यहां पर बन जाती थी चर्च, दैट इज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. अब इटली में है तो वहां हमें चर्च ही मिलता है, राइट? ओके, अब ये डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? जनता अपनी तकलीफें लेकर जाती थी राजा के पास, राजा से अपना जो है निवारण, अपना जो है सोल्यूशन ढूंढते थे, राजा से मिलता था, नहीं मिलता था, वो अपना चुपचाप वापस खुश होके या हताश होके जनता लौट जाती थी. लेकिन जनता को यह भी दिखाई देता था कि ये राजा ये किसी के पास जाता है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, फॉर द रिड्रेसल ऑफ हिज ओन ग्रीवेंसेस. एंड वेयर इज द किंग गोइंग? द किंग इज गोइंग टू द चर्च, द किंग इज गोइंग टू द प्रीस्ट, एंड द प्रीस्ट इज डोमिनेटिंग द किंग. That's what the masses, that's what the people were watching. And there is a very wonderful saying in the study, in the subject, in the field of political science. Absolute power does corrupts absolutely. पूरी तरीके से अगर आपको पावर मिल गई है तो आप पूरी तरीके से करप्ट होने के भी चांसेस 100% तक आपके बढ़ जाते हैं. ओके, अब होने क्या लगा, जैसे ही लोगों ने देखा कि यार हम जाते हैं राजा के पास, हम नतमस्तक होते हैं राजा के सामने, और ये राजा किसके सामने नतमस्तक हो जाता है? ये राजा नतमस्तक हो जाता है किसी और के सामने, तो क्यों ना हम इसी के सामने जाएं. और अब जनता जो है ये इंटरसेक्ट करने लगी, ओके, ये बाईपास करने लगी, राजा से ये सीधा पहुंचने लग गए चर्च पे, राइट? अब नाउ व्हाट वाज हैपनिंग? चर्च ने जब देखा कि यार मैं तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में हूं, मैं तो एब्सोल्यूट पावर में हूं, तो क्यों ना मैं भी टैक्स लेना शुरू कर दूं. जब राजा टैक्स ले रहा है और वो कुछ काम नहीं कर रहा है, और मैं काम कर रहा हूं और मैं टैक्स नहीं ले रहा हूं, how come that be so justified thing? How can that justified? How can that be justified? Absolutely not. और ऐसे में राजा तो एक तरफ टैक्स लेता ही लेता था, और ऐसे में चर्च भी टैक्स लेने लग गया. राजा जो टैक्स लेता था उसमें उस टाइम में कोई इनकम टैक्स स्लैब नहीं होता था कि इतने परसेंटेज से ऊपर वाले लोग ही इनकम टैक्स पे करेंगे, इतनी इनकम से ऊपर वाले लोग ही टैक्स पे करेंगे. हर इंसान को अपनी इनकम का 30 to 40% हिस्सा एज अ टैक्स, चाहते हुए या ना चाहते हुए, राजा को पे करना ही पड़ता था. ऐसे में फ्रांस, इटली जैसे नेशंस के अंदर उस टाइम शुरू हो गया चर्च के थ्रू लगाया हुआ एक नया टैक्स, जिसको हम कहते थे टिथेस, TITHES. टिथेस मतलब 1/10 of something. Now what was happening according to the maths, if you go ahead with figures, एक आम इंसान जो कि बेचारा 100 रुपए कमाता था, 30 से 40 रुपए लगभग ये पे कर देता था राजा को एज अ टैक्स. इसके हाथ में बचते थे कुछ 60 रुपए, 60 रुपीज और समथिंग, और इसका 1/10 हिस्सा ले लेता था किंग, कोर्ट, द चर्च, द प्रीस्ट. तो यानी कि ये आम इंसान जो दिन भर खट रहा है, दिन भर जो है मेहनत मजदूरी कर रहा है, खून पसीने की कमाई से 100 रुपए कमा रहा है, जिसमें से ये 40-50 रुपए तो टैक्स पे कर दे रहा है. मतलब अपनी half of the income this common man is paying in the tax, and the rest of the income he is having with himself, okay, and he's living his life in that, he is surviving in that. और तभी भी तकलीफ नहीं होती अगर ये लिए हुए टैक्सेस का इस्तेमाल सही जगह होता, फिर भी तकलीफ नहीं होती. लेकिन इन टैक्सेस का इस्तेमाल कहां हो रहा था? These taxes were used in the lavish and luxurious life of the ruling and the royal class. That means कमा बेचारा आम आदमी रहा था, गरीब आदमी कमा रहा था, ये कमा के उस अमीर इंसान को, राजा को, रानी को दे रहा था, रॉयल इंसान को दे रहा था. योर हाइनेस, हर हाइनेस,
हिज हाइनेस, इनको दिया जा रहा था और ये उस पैसे से क्या कर रहे थे? दे वर जस्ट लिविंग द वेरी लग्जरियस एंड द लैविश लाइफ। ओके, अगर एक साफ शब्दों में कहा जाए तो एक बहुत आराम भरी और अय्याशी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। कौन सोच रहा था आम इंसान के बारे में? कोई नहीं। फंडामेंटल राइट्स की बात मजाक में रखी जाती थी। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है ना कि ये आम इंसान इतना दबा हुआ क्यों था? आखिर इस इंसान ने आवाज उठाई क्यों नहीं? आखिर इस इंसान ने कभी राजा से सवाल पूछा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये एक अनजान इंसान, वो क्या पूछेगा? जिसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या पूछेगा? अब ये अज्ञानता का अभाव, ये ज्ञान का अभाव या अज्ञानता का इस तरीके से समाज में बढ़ चढ़कर अपनी प्रेजेंस बनाए रखना, ये आया कहां से? तो ये भी आया बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रीडिंग मटेरियल, दैट इज द बुक्स. What was happening at that time? That in the initial stages, the books used to be the matter of luxury. Because अगर मैं नाम लूं जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं या सोशल फिलोसफर्स हैं जिन्होंने सोशल साइंस की दुनिया में या जिन्होंने सोशल साइंस की दुनिया की शुरुआत करी, if I have to take the name, yes, I'll have the name of the great Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus. These were the people with brilliant thoughts and they wrote their books. But point is, they wrote it. अपने हाथों से लिखी किताबें थी वो। इन किताबों की कोई कॉपी नहीं हुआ करती थी। अब हेंस किसी चीज का मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम है, तो ऑब्वियसली विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम, सप्लाई डिमांड चेन, व्हाट वी कैन सी, देयर विल बी इन्फ्लेशन। और किताबें उन जमानों में हजारों की नहीं लाखों की बिका करती थी। अब ये लाखों रुपए की किताब एक आम इंसान कहां से खरीदेगा? ये लाखों रुपए की किताब का इंसान करेगा भी क्या? क्यों? क्योंकि 2 जून की रोटी कमाना उसके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती थी। ये लाख रुपए की किताब पढ़ेगा कैसे? खरीदेगा कैसे? तो पढ़ेगा कैसे फिर? ऑब्वियसली जब खरीद ही नहीं पाएगा तो, राइट? सो अब ये किताब खरीद कौन पाता? ये किताब ऑब्वियसली खरीद पाते बस 2 ही कम्युनिटीज, बस 2 ही क्लासेस। एक तो द रूलिंग क्लास, द रॉयल क्लास, और दूसरा द मर्चेंट क्लास, द बिजनेस और द ट्रेडर क्लास। ये वो क्लास है जिसको हम कह रहे हैं कि ये तो कल्प्रिट क्लास है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, और यही खरीद रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर लिखी गई किताबें, डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई किताबें, जिनके अंदर वापस से वही बातें लिखी हैं, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स। और ये इनके लिए एक कॉमिक बुक हुआ करती थी, जोक बुक हुआ करती थी, राइट? ये पढ़ते थे, अच्छा आम आदमी बराबर, छे व्हाट अ नॉनसेंस स्टेटमेंट, हम और तुम बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज दिस? दे वर जस्ट रीडिंग एंड लाफिंग दैट, सी कितनी मजे की बात लिखी गई यहां पे। मैं राजा हूं और सामने मेरी प्रजा है और हम सब बराबर, ऐसे थोड़ी होता है। आई एम द गॉड, आई एम द मास्टर, द डिवाइन राइट थ्योरी, the very same right that the House of Bourbon was following in the state of France, and the very same right that led to the revolt of the France in the year 1789. The only reason, right? So अब ऐसे में बोलते हैं ना कि सब कुछ परमानेंट नहीं है इस धरती पर। Nothing, I repeat, nothing is permanent on this planet. और ये सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन और एनार्कियल रूल बाय द रॉयल क्लासेस, ये बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला था, बिकॉज उसी यूरोप के अंदर एक जनाब निकले, गुटेनबर्ग, और इन्होंने इन्वेंट कर दिया दुनिया का सबसे बेहतरीन मशीन, जिसका नाम था द प्रिंटिंग प्रेस। हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, वो लाखों रुपए की किताबें जिनकी एक भी कॉपीज नहीं हुआ करती थी, वो इसीलिए लाखों रुपए की होती थी। अब इस प्रिंटिंग प्रेस में इनकी लाखों कॉपीज छप सकती थी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग साहब किताबें छापेंगे और ये किताबें अब अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में, तो इनका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। हेंस एज अ रिजल्ट पीपल, द कॉमन पीपल, द कॉमन मैन, नाउ दे आर free and now they are comfortable to purchase those books, and now they were reading. See what the great Plato, Aristotle, Socrates, Epicurus, and so on, they have stated. I am a human and I am born with my mind and body, heart and soul, yes. And apart from that, I am born with my natural rights, with my fundamental rights, my civil rights. In total, they are all my human rights. By being a human,
Okay, by the virtue of being a human, I am entitled to have these rights, and it is the duty of the government, the royal, the king, the queen, whatever they are, it's their duty to provide me my rights, or else I have the right to overthrow them from the throne. And now, a matter of fact, an interesting fact in front of you guys. प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है दैट इज हैपनिंग इन 15th सेंचुरी इटसेल्फ, और यू कैन कॉल इट एग्जैक्टली अपने ट्रेंड पर आते हैं 16th सेंचुरी में। और अब इसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से 16th सेंचुरी के बाद ही दुनिया भर के सारे रिवोल्यूशंस होते हैं। Prior to 16th century, you will not find any major revolution on this planet. I'll repeat, any major revolution on this planet. Some minor ones were there, tits and bits were there here and there, but not any major one. But all the major revolutions, they took place only after the invention of printing press. Yes, that's reality. You call it the American War of Independence. You call it the American Civil War, the French Revolution, the Bolshevik Revolution, popularly the Russian Revolution, okay, or the Chinese Revolution, or even the Indian Revolution, the Revolt of 1857. It took place only after 16th century, when the masses were now aware, when the masses were now having the most strong weapon ever to the humankind in their hands, that is the books, which spread the knowledge, which spread the awareness, and hence ended the dark ages and started the new era with the term Renaissance, rebirth या पुनर्जागरण। तो ये तो थी हमारी डार्क एजेस की कहानी। अब विलियम मैनचेस्टर की बुक दैट इज द अर्थ विच कैन ओनली बी लिट बाय फायर, अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज भी वो डार्क एजेस कैसे हैं, क्यों हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हम बात करेंगे, रशिया क्रीमिया की बात करेंगे, हम अफगानिस्तान की भी बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन में नहीं। इसको हम करेंगे हमारे इसी सेशन के पार्ट 2 के अंदर, इन द वेरी नेक्स्ट डे, ओके, आफ्टर दिस वीडियो यू हैव वॉच्ड। Okay guys, so that's it with this session as of now. Thank you for joining. I hope you loved the session, enjoyed it a lot. Please do not forget to like the video, to provide your valuable feedback into the comment box as well. And yes, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you never miss an update from the Lukman IS channel. Okay everyone, thank you so much. See you all soon. Bye bye, take care, study well, and Jai Hind.